गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर कर रहे थे अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डेट इज चैप्टर 4 ऑफ 6 सेमेस्टर लीनियर अलजेब्रा फ्रॉम जीवनसंस पब्लिकेशंस। आई होप इससे पहले आप मेरे चैप्टर नंबर फर्स्ट एटलीस्ट ज़रूर देख चुके हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट और अप टू 2.2 का है। इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज़ है, तो अगर आपने बहुत अच्छे से उसे नहीं कर रखा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, एक बार यूँ है सारे कंसेप्ट आपको बेसिस डायमेंशंस आने चाहिए, तभी आपको आज की जो वीडियो स्पेशली इसमें बेसिस का काफ़ी यूज़ है, लीनियर कॉम्बिनेशंस का काफ़ी यूज़ है, जो कि हमने चैप्टर 2 के अंदर सीखा था। तो अगर आपको चैप्टर 2 आता होगा तो आज की वीडियो के अंदर जो हम थ्योरम करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट कंडीशन वही रहेगी कि आपको बेसिस का थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। डायमेंशंस क्या होती है ये सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। यानी कि कोई भी दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं, दो हम वेक्टर स्पेसेस लेंगे यूवी जिनकी फाइनाइट डायमेंशन होगी ओवर द सेम फील्ड, फील्ड सेम होगी, वो आइसोमॉर्फिक होंगे। कंडीशन क्या रहेगी? इफ एंड ओनली इफ का केस है, अगर उनकी डायमेंशन सेम हुई। तो पहले हम क्या लेंगे, u और v दोनों को आइसोमॉर्फिक लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि डायमेंशन सेम है। सेकंड केस के अंदर हम डायमेंशन को सेम लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि u और v एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस थ्योरम को। तो देखो क्या है स्टार्टिंग के अंदर, u और v हमने दो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस ले लिया ओवर द सेम फील्ड f, ठीक है। और मान लिया कि हमारे पास u जो है आइसोमॉर्फिक है v के, और हमें शो करके दिखाना है कि डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ u जो है डायमेंशन ऑफ v के इक्वल है। अब क्योंकि हमारे पास u आइसोमॉर्फिक है v के, और आपको पता है आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है, 1:1 प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको क्लियर होगा कि जब भी हम वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं तो हमें 1:1 और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तीन कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी होती है। इसी से रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है। अब a हमारे पास क्या है, a हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जो कि क्या है, u का बेसिस, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इसके लिए, आपको चैप्टर 2 अगर आता है तो बेसिस क्या होता है, बेसिस के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस हम स्पैन कर सके, जनरेट कर सके, ठीक है। तो वो जो वेक्टर्स होंगे डेट इज u1 u2 अप टू un, ये पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो हमने u और v जो कि दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस थे, और आपको पता है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस के अंदर हों वही क्या बन जाती है, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास दोनों ही फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं तो इनके कुछ एम एंड करके कुछ डायमेंशन होगी, इनफाइनाइट तो नहीं होगी एटलीस्ट, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब a के अंदर u1 u2 अप टू un जो कि बेसिस है u का, तो हमारे पास क्या आ गया कि डायमेंशन ऑफ u क्या आ गई, n, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिस के अंदर आपको यहाँ पता लग रहा है कि n एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ u क्या आ गई, n। अब देखो, क्योंकि मैपिंग आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, u से v के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास, क्योंकि a के अंदर u1 u2 अप टू un थे और t हमारे पास मैपिंग है u से v पर, तो हमारे पास b के अंदर एलिमेंट्स, b क्या हम ले रहे हैं, बेसिस ऑफ v वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरीके के आएंगे, इन्हीं एलिमेंट्स की इमेजेस, डेट इज t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un तक, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ क्या है, 1:1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो 1:1 होने की वजह से भी आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास u की डायमेंशन n है तो v की भी डायमेंशन आपके पास n ही बनने वाली है, ठीक। देखो ये तो जस्ट मैंने आपको यूँ बताया कि अगर आपके पास 1:1 दिया हुआ है, on2 दिया हुआ है, और आपके पास a जो कि बेसिस है u का, उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो v के बेसिस में भी n आएंगे। फिलहाल अभी ये चीज़ हम प्रूव करके दिखाएंगे, अभी तो मैंने आपको जस्ट बता दिया कि ये रिजल्ट होता है। b के अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए इसी की ही इमेजेस। अब हमें
शो करके दिखाएंगे कि ये जो b है ये बेसिस बनेगा, b इज अ बेसिस फॉर v, ये हमारे पास v का बेसिस बनेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 अप टू an t ऑफ un इज इक्वल टू 0 वेयर a1 a2 अप टू सो ऑन बिलोंग टू f। ये चीज़ हमने क्या किया, इसी के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किया और उसको इक्वल टू 0 रखा है। लीनियर कॉम्बिनेशन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए वो Li होते हैं, क्योंकि सारे के सारे लीनियर डिपेंडेंट एलिमेंट्स को हम रिमूव करते हैं तभी तो हम बेसिस बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे Li होंगे। अगर आप डायरेक्टली 4th चैप्टर कर रहे हैं तो ये आपको बेसिस LDLI सब नई टर्म्स लग रही होंगी, इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप पहले चैप्टर 1 और 2 कीजिए, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो a1 t ऑफ u1, a2 t ऑफ u2 अप टू an t ऑफ un इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये b बेसिस बनेगा तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, हम 0 लेंगे और ये सारे स्केलर्स क्या आ जाएंगे, 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेसिस का क्या होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखे तो सारे स्केलर्स अगर 0 आ जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी स्केलर्स यूज़ किए हुए हैं अगर सारे स्केलर्स इक्वल टू 0 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसके अंदर जितने भी स्केलर्स यूज़ हुए हैं क्योंकि वो 0 आ रहे हैं इसलिए हमारे पास Li हो गया, और Li है तो मतलब बेसिस बन जाएगा। ठीक है, और इवन सिर्फ इतना भी नहीं कह सकते कि Li है तो बेसिस बन जाएगा, दो कंडीशंस होती थी, स्पैनिंग की भी होती थी। अब फिलहाल आपको इनमें से जितना भी हमने किया है अभी तक प्रूफ कहीं पे भी ये नहीं शो हो रहा कि स्पैनिंग ऑलरेडी गिवन है, तो स्पैनिंग भी हम ही प्रूफ करके दिखाएंगे। अगर कहीं क्वेश्चंस आप अगर देखो सेकंड चैप्टर के अंदर हमने किए भी हैं, स्पैन ऑलरेडी कर रहे होते हैं तो जस्ट हम Li दिखा दें तो इतना भी हमारे पास सफिशिएंट होता है। बट अभी स्पैन भी नहीं कर रहे, कहीं से हमें क्लियर नहीं हो रही ये चीज़, तो स्पैन प्लस Li दोनों दिखाने होंगे बेसिस के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसी चीज़ को आप देखो किस तरीके से लिख सकते हो, a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि 1 1 है और इसकी इमेज क्या आ रही है 0, तो ज़रूर ये जो डोमेन का एलिमेंट है ये भी 0 के इक्वल आएगा, डेट इज a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है, कंपेयर करो दोनों के कॉफिशेंट्स को, हमारे पास क्या आ रहा है a1 इज इक्वल टू a2 अप टू सो ऑन an इज इक्वल टू 0। हेंस हम ये कह सकते हैं कि b आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक भी स्केलर नॉन ज़ीरो आ जाता तो आप ये कह देते कि ये हमारे पास LD है। फिलहाल आप क्या कह रहे हो, ये हमारे पास Li है। अब हम शो करके दिखाएंगे कि B स्पैन कर रहा है V को, दैट इज देखो नेक्स्ट वी शैल शो डेट B जो है स्पैन कर रहा है V को। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल v, किसके अंदर से, कोडोमेन के अंदर से, डेट इज कैपिटल V के अंदर से, जो कि क्या है v कोई भी एक आर्बिट्ररी है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी देखो क्या चीज़ दी हुई है 1 1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 1 1 का हमने पहले यूज़ किया था, कब, जब इसकी इमेज के लिए हमने कहा कि अगर इसकी इमेज 0 आ रही है तो ज़रूर कोडोमेन का 0, कोडोमेन का अगर 0 पे मैप हो रहा है तो ज़रूर डोमेन का 0 होगा, क्योंकि 1 1 के केस में आपको पता है जो एडिटिव आइडेंटिटी है u की, डेट इज डोमेन की, वो मैप होती है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि t हमारे पास ऑन टू है, सो देयर एग्जिस्ट u बिलोंग टू कैपिटल U सच डेट t ऑफ u इज इक्वल टू v। ठीक है, ऑल्सो हमारे पास a जो है बेसिस बन रहा है, किसका बेसिस बन रहा है, u का। ये जिस तो हमें ऑलरेडी पता है ना, a तो बेसिस है, प्रूफ तो हम b को कर रहे हैं। ठीक है, तो a क्योंकि हमारे पास बेसिस है तो हमें पता है हर u जो कि डोमेन से बिलोंग करता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, उस ए के लीनियर कॉम्बिनेशंस के अंदर। और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास
ये चीज़ है, इसके अंदर n वेक्टर्स हैं u1 u2 अप टू un। इन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको दिखा सकते हैं u इज इक्वल टू b1 u1 प्लस b2 u2 अप टू bn un। ठीक है, तो t ऑफ u हमारे पास क्या आ गया, v के इक्वल आ गया। और इस u की अब हमने वैल्यू पुट कर दी। देखो मैंने क्या कहा है, v पहले कोई एलिमेंट लिया, v एलिमेंट लिया, तो मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि t ऑन टू था, ठीक है, क्योंकि t हमारे पास ऑन टू था, तो मैं ये कह सकती हूँ ना ऑन टू की डेफिनेशन से कि ज़रूर इसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करेगी सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल टू वी। तभी तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा, वो एक लाइन में आपको बताना वहाँ पे स्किप कर गई थी कि क्योंकि v बिलोंग कर रहा है कैपिटल V के अंदर, और क्योंकि t ऑन टू है, ऑन टू होने की वजह से उसकी ज़रूर प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, कहाँ पर, डोमेन के अंदर, सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो ये आपने u की वैल्यू पुट करी, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, b1 स्केलर है बाहर, t ऑफ u1, और आपको पता है आइसोमॉर्फिक है तो फील्ड सेम है, और ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी थ्योरम के अंदर गिवन है, ओवर द सेम फील्ड है। ठीक है, फील्ड सेम होना ज़रूरी है, तभी आप ऐसे बाहर निकाल सकते हो। t ऑफ u1 प्लस b2 t ऑफ u2 अप टू सो ऑन। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, b1 t ऑफ u1 प्लस b2 t ऑफ u2 अप टू bn t ऑफ un इज इक्वल टू v आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि हम, आपके पास u आर्बिट्ररी है, v आर्बिट्ररी है, तो आपने यहाँ से क्या शो कर दिया कि v जो है, जो कि आर्बिट्ररी एलिमेंट था वेक्टर स्पेस v का, वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, और वो भी किसके एलिमेंट्स के, b के अंदर एलिमेंट्स कैसे थे, t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un, n एलिमेंट्स थे। ठीक है, सो हम यहाँ से क्या इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो b है, b स्पैन कर रहा है पूरे के पूरे वी को। स्पैन करने का मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे पूरे का पूरा जो वेक्टर स्पेस वी है कैन बी एक्सप्रेस दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरीके से है कि बी हमारे पास स्पैन कर रहा है। अब इसको इक्वेशन 2 डालो, जहाँ पर आपने ये दिखाया था कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसको आप इक्वेशन 1 डालो। इसके बाद आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि स्पैन भी कर रहा है और एल आई भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास बी जो है बेसिस हो गया, किसका बेसिस हो गया, वी का। ठीक है, अब बी बेसिस है वी का, बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 अप टू सोन एन टर्म्स तक हैं, तो इसका मतलब बी के अंदर एन एलिमेंट्स आ गए, और बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए वो क्या बन जाती है, उसकी डायमेंशन, डेट इज डायमेंशन ऑफ वी क्या आ गई, हमारे पास एन आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बेसिस के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो डायमेंशन क्या आ गई, एन। अब आपको क्योंकि पता है, हमने डायमेंशन ऑफ u भी हमारे पास स्टार्टिंग में n थी, और डायमेंशन ऑफ v भी आपके पास n आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। यही चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी थी फर्स्ट केस के अंदर, डैट इज़ जब हमने आइसोमॉर्फिक लेकर चले, तो हमें दिखाना क्या था कि दोनों की डायमेंशन के अंदर सेम, दोनों की डायमेंशन सेम है। डायमेंशन सेम होने का मतलब क्या होता है, उनके बेसिस के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके कन्वर्स पार्ट के ऊपर, देख लेते हैं कन्वर्स पार्ट के अंदर हमें क्या करना है। स्टेटमेंट से ही देख सकते हैं, कन्वर्स पार्ट के अंदर हमें क्या दिखाना होगा कि अगर हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट थी, दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। स्टार्टिंग में ये लेकर चले थे कि आइसोमॉर्फिक है और डायमेंशन सेम दिखा दी, अब डायमेंशन सेम लेकर चलेंगे और आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब देखो यहाँ पर कन्वर्स पार्ट बिल्कुल आपका इजीली प्रूव हो जाएगा। कन्वर्स पार्ट के अंदर डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v हम लेकर चलेंगे और आइसोमॉर्फिक दिखाना है। माइंड में यही चीज़ रखना, थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़ना 2 से 3 बार और उसको समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी थ्योरम के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि डायमेंशन सेम है, इसका मतलब क्या है, बेसिस के अंदर एलिमेंट सेम होंगे, तो u1 u2 अप टू un हमने एलिमेंट्स ले लिए बेसिस ऑफ u के अंदर, और v1 v2 अप टू vn हमने एलिमेंट्स ले लिए कहाँ पर, बेसिस ऑफ v के अंदर। ठीक है, n एलिमेंट्स ले लिए क्योंकि डायमेंशन सेम है, तो दोनों की डायमेंशन हमने n मान ली। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा, डेट इज मैपिंग t ऑफ t सच डेट u टू v
ठीक है, u आपके पास डोमेन, v आपके पास कोडोमेन, सच दैट t ऑफ u1 इज इक्वल टू v1 आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायमेंशन सेम है। तो आप एक इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर ना लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। एक ऐसी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी सच दैट टी ऑफ u1 इज इक्वल टू v1। ठीक है, अब हमने ले लिया एक एलिमेंट डोमेन से, डेट इज u। क्यों? अब क्योंकि आपके पास u डोमेन का है और डोमेन डेट इज u के बेसिस के अंदर u1 u2 अप टू un एलिमेंट्स है। बेसिस के एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि उन एलिमेंट से डोमेन का या फिर उस वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट जनरेट हो सकता है। अब u के बेसिस के अंदर एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, u1 u2 अप टू un। ठीक है, u1 u2 अप टू un है, तो हम ये कह रहे हैं कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से इस u को भी जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि u भी तो उसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, डेट इज कैपिटल U का। ठीक है, बिल्कुल भी आप अपने ऊपर टेंशन मत लेना। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, आपने चैप्टर 2 नहीं कर रखा, तभी क्लियर नहीं होंगी। अगर आपने मेरी वीडियोस में से चैप्टर 2 देख रखा है तो कहीं भी मैं मान ही नहीं सकती आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में, बेसिस में कहीं पर भी डाउट आ रहा होगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 और 2 तो देखो बेसिक है बुक के किसी भी चीज़ का। अगर आपको बेसिक ही नहीं आता तो आप कैसे कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल हम 9th क्लास के अंदर डिवीज़न करते हैं किसकी, वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, इक्वेशंस की हम डिवीज़न करते हैं। अगर आपको सिंपल डिवीज़न में ही प्रॉब्लम है, यानी कि आप नंबर्स की डिवीज़न ही नहीं कर पाते, तो उस डिवीज़न को तो आपको समझने में लगेगा ही टाइम। इसलिए लीनियर अलजेब्रा का बेसिक वेक्टर स्पेस है। अगर आपको वेक्टर स्पेस अच्छे से नहीं आता, बेसिस डायमेंशन का नहीं पता, तो आपको इन टॉपिक्स में आगे दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ एक बार वो चीज़ जाकर अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब u को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इस एलिमेंट्स के अंदर, इस एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं। आप दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, स्केलर हम बाहर ले आए ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से, और आपके पास ये यहाँ पर इस तरीके से है कि टी ऑफ u1 इज इक्वल टू v1, टी ऑफ u2 इज इक्वल टू v2। मतलब एक तरीके से मैं ये कह रही हूँ कि अगर एलिमेंट सेम थे तो इस तरीके से हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना पाएंगे सच डेट टी ऑफ ui इज इक्वल टू vi। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने पुट किया है यहाँ पर। u1 है तो v1 आ गया, u2 है तो v2 आ गया, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस लिए हैं। u1 के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज जो कि v के अंदर आ रही है वो क्या है, v1। तो टी ऑफ u1 v1, टी ऑफ u2 v2, टी ऑफ un vn। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं कि हमारे पास टी ऑफ u बिलोंग करे किसके अंदर, कैपिटल V के अंदर। नेक्स्ट, अब हमें क्या शो करके दिखाना होगा कि t हमारे पास 1 1 है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। आइसोमॉर्फिज्म के अंदर पहले हमने क्या दिखाया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद अब हम t को 1 1 दिखाएंगे, देन हम t को ऑन टू दिखाएंगे। तो t को 1 1 दिखाने के लिए टी ऑफ u इज इक्वल टू टी ऑफ u डैश लेंगे, यानी कि दो एलिमेंट्स लेंगे डोमेन के अंदर से, उनकी इमेजेस सेम लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि दोनों एलिमेंट्स ही सेम है। अब क्योंकि u डोमेन का एलिमेंट है तो डोमेन का बेसिस देखो कौन सा है, u1 u2 अप टू un। ठीक है, तो कोई भी डोमेन का एलिमेंट ले लो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दी। u के एलिमेंट को इस तरीके से हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, u डैश के एलिमेंट को इस तरीके से हमने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख के दिखाया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, हर स्टेप का रीज़न भी लिखना है। यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर लिख के दिखाएंगे इसका यहाँ पर साइड में रीज़न, कि हमारे पास u और u डैश डोमेन के एलिमेंट है और हर डोमेन का एलिमेंट बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तभी हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अब देखो स्केलर ले आओ बाहर, t ऑफ u1 बच गया, a2 t ऑफ u2 अप टू an t ऑफ un। ऐसे ही यहाँ पर a1 डैश टी ऑफ u1 प्लस a2 डैश टी ऑफ u2 अप टू सोन an डैश टी ऑफ un। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लिख कर दिखाया है। अब टी ऑफ u1 सारी टर्म्स एक साथ ले आओ, a1 माइनस a2 टी ऑफ u1 प्लस, सॉरी a2 नहीं आएगा, a1 डैश आएगा। ऐसे ही a2 माइनस a2 डैश आएगा, टी ऑफ u2 आएगा। कॉरस्पॉन्डिंगली an माइनस an डैश टी ऑफ un इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब करेंगे आप दोनों को कंपेयर, और कंपेयर करने के बाद क्योंकि राइट हैंड साइड में टी ऑफ यू वन टी ऑफ यू टू के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स नहीं है, तो इन सभी को आप इक्वल टू 0 रखेंगे। डेट इज आपके पास क्या आ जाएगा, एक तरीके से मैं आपको बताऊं, ए वन इक्वल टू ए वन डैश, ए टू इज इक्वल टू ए टू डैश। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कैसे। देखो यहाँ पर ए आई माइनस ए आई डैश इज इक्वल टू 0 आ रहा है फॉर ऑल आई, देख भी सकते हो आप। ए वन माइनस ए वन डैश भी 0 के इक्वल, ए टू माइनस ए टू डैश भी 0 के इक्वल, एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ए आई इज इक्वल टू ए आई डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास ए आई इज इक्वल टू ए आई डैश आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा u इज इक्वल टू यू डैश। ठीक है, कैसे आया ये चीज़ आपके पास, क्योंकि ए आई इज इक्वल टू ए वन ए आई डैश है, यानी कि ए वन इक्वल टू ए टू डैश, ए टू इक्वल टू ए टू डैश। इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आप सबके एन टर्म तक ए एन इज इक्वल टू ए एन डैश आ रहा है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यू इज इक्वल टू यू डैश आएगा। ठीक है, एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल लेके चले थे और एलिमेंट्स हमने इक्वल दिखा दे, तो हम ये कह सकते हैं कि टी हमारे पास 1 1 है। अब हम दिखाएंगे कि टी हमारे पास ऑन टू भी है। ऑन टू दिखाने के लिए आपको क्या लेना है, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना है। कहाँ से, कोडोमेन के अंदर से। इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया एन वेक्टर्स की फॉर्म में, डेट इज v1 v2 अप टू vn। तो आपने क्या किया, b1 एज इट इज। कॉरस्पॉन्डिंगली आपको पता है कि टी ऑफ यू आई हमारे पास क्या है, वी आई के इक्वल। तो v1 को आप क्या लिख सकते हो, टी ऑफ यू वन, v2 को आप क्या लिख सकते हो, टी ऑफ यू टू। इस तरीके से vn को हम लिख सकते हैं टी ऑफ यू वन। अब आप क्या लिख सकते हो इसको, बी वन यू वन प्लस बी टू यू टू अप टू बी एन यू एन। डैट इज आपने क्या लिख दिया कि v को आपने इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, अब आपके पास इस पूरे को, ये पूरा आपके पास कहाँ से एलिमेंट आएगा, u के अंदर से। ठीक है, क्योंकि t ऑफ डोमेन इज इक्वल टू रेंज का एलिमेंट कोई आएगा ना। तो ये पूरा वैसे भी आपको पता है कि u कोई भी u का जो बेसिस है, उसके बेसिस के अंदर एलिमेंट्स हमने कैसे लिए हुए हैं, यू वन यू टू अप टू यू एन टाइप के। क्योंकि ये उस तरीके से हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो पक्का ये डोमेन का एलिमेंट होगा, यानी कि स्मॉल u के इक्वल आएगा। ठीक है, स्मॉल u के इक्वल आएगा, और u हमारे पास कोई आर्बिट्ररी है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे u1 u2 की वैल्यू बदलेंगी, u की वैल्यू भी बदलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि t हमारे पास ऑन टू आ गया। ठीक है, t11 आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, t ऑन टू अब हमने दिखा दिया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि t हमारे पास आइसोमॉर्फिक है v के लिए। सबसे पहले हमने वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला तो प्रूव करके दिखा ही लिया था, जैसे ही हमने कन्वर्स पार्ट स्टार्ट किया था। तो यही चीज़ें दिखानी होती हैं, आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो आपको पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करके दिखानी होगी, देन उसको 1 1 ऑन टू प्रूव कर दो, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, बट याद रखना ये जो इस वीडियो के अंदर हमने थ्योरम किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर्स कॉल के देखना, आती है ये थ्योरम एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज थ्योरम नंबर 4.4.7, वो भी एग्जाम के अंदर आती है। दो थ्योरम्स के अंदर से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस चैप्टर का जो मतलब यूँ है, देने लायक दो ही क्वेश्चन हैं, वो दोनों यही हैं। क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट टाइम 4 चैप्टर करते हैं, तो मे भी आपको मुश्किल लग सकता है, बट नेक्स्ट टाइम से आपको ईजी लगेगा ये चैप्टर, ऐसे कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सेकेंडली, मैंने आपको बार बार ये बताया, इस सेमेस्टर के 3 आपके पास पेपर्स हैं, डैट इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स आप पेपर से 1 महीना पहले खोलें तब भी चल जाएगा। रियल एंड कॉम्प्लेक्स क्योंकि है ही इजी, उसमें आपको इतना टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट है सारा, बहुत इजीली हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट पे अपना ज़्यादा फोकस देना है, इंस्टेड ऑफ रियल वाला पार्ट, एट स्टार्टिंग के चैप्टर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर्स 5 चैप्टर और 5 चैप्टर के बाद ज़्यादा फोकस करना। बट जो लीनियर अलजेब्रा है वो टाइम कंज्यूमिंग है, ग्रुप थ्योरी से तो काफ़ी आसान बुक है ये, बट स्टिल एक बार हर चीज़ को समझने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको करनी ही MSc फिर तो ज़रूर इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस देना। CSIR नेट के जब आप तैयारी करोगे, तो एज इट इज़ यही टॉपिक्स रिपीट होंगे, तो एक ही बार अच्छे से कर लो, तो बेनिफिट आपको भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस वाला चैप्टर है, वेक्टर स्पेसेस वाला चैप्टर, ये तो बहुत अच्छे से करने हैं, तो बेसिक्स हैं, फाउंडेशन है आगे के चैप्टर्स के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 2 4 5 6, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4th अभी कंप्लीट अपलोडेड नहीं हुआ है, बाकी सारे अपलोडेड है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आप कर लेना,
और इतने अच्छे से करना इन चैप्टर्स को कि आगे आपको दोबारा जब भी रिपीट आए तो आपको पहले ही चैप्टर्स आते हों। ठीक है, 4 चैप्टर कंपैरेटिवली ईजी है, बट हाँ आपको पता लग रहा होगा हर टॉपिक को मुश्किल नहीं है, बट हाँ समझने की रिक्वायरमेंट है, नया है सब कुछ, तो टाइम तो लगेगा। तो पहले ही मैं कहती हूँ जब आप सिलेबस स्टार्ट करें तो इन चैप्टर्स को पहले ही अच्छे से कर लो, सो डैट एग्ज़ाम से पहले जस्ट आपको रिवाइज करना हो ये टॉपिक, अगर आप उस टाइम समझने बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग माई लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।